फ्रेंड्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेल दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्लास 9th साइंस चैप्टर 2 एनसीईआरटी सीबीएसई। देखिए, इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है जो प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ाना है हमें यहाँ से। देखिए, इसके बाद हमें पढ़ाना है ओनियन पील हो चुका था, यहाँ से पढ़ाना है दी सेल इंटीरियर। देखिए, दी सेल इंटीरियर, यहाँ पर ओनियन पील हो चुका था, इसके बारे में हमने पढ़ा दिया था। दी सेल इंटीरियर के बारे में पढ़ाना है। तो देखिए, 3 बेसिक पार्ट ऑफ द सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रान, साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस। देखिए, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देखिए, सेल इंटीरियर पार्ट में जो होता है 3 बेसिक पार्ट होता है। सेल का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसमें 3 बेसिक पार्ट होता है। 3 बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल: पहला प्लाज्मा मेम्ब्रान जो सेलेक्टिव परमिएबल है, दूसरा साइटोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दूसरा। देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म कॉन्सेप्ट सब सेलुलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स मोस्ट विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर सब सेलुलर कंपोनेंट होता है, छोटे छोटे सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए कोशिका के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। देखिए, कोशिका के 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रान जिसे सेलेक्टिव परमिएबल कहते हैं, और साइटोप्लाज्म जो सेमी फ्लूइड जैसा पदार्थ है, जेली लाइक पदार्थ है, और तीसरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे सब सेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे क्या होते हैं? सब सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनल कहते हैं। देखिए, जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। देखिए, ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो हमारे किससे दिखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से ही हम लोग देख पाते हैं। देखिए, साइटोप्लाज्म कंसेप्ट सब सेलुलर कंपोनेंट कॉल ऑर्गेनल विजिबल ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, उसके बाद हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स में देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देखिए, प्रिमिटिविटी न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। देखिए, मेम्ब्रान बाउंड्री न्यूक्लियस। देखिए, मेम्ब्रान बाउंड्री न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए, यहाँ पर मेम्ब्रान बाउंड्री ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रान बाउंड्री ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। देखिए, टिपिकल सेल डायमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल डायमीटर होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो मतलब डायमीटर होता है सेल का वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो छोटा होता है और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो बड़ा होता है। देखिए, सेल पर ऑर्गेनिज्म यूजुअली यूनिसेलुलर। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये यूजुअली किनके अंदर होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों के अंदर होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक यहाँ पर समझिए। देखिए, प्रिमिटिव सेल्स ज़्यादातर यहाँ पर समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर हमारा आता है प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव, कार्योन से न्यूक्लियस मतलब बैक्टीरिया सेलुलर एक्टिविटी अकर्स डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब समझिए, शब्द याद रखने का तरीका ये याद रखिए। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कार्योन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
मतलब प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया जिनमें सारी सेलुलर एक्टिविटी सीधे साइटोप्लाज्म में होते हैं। देखिए यहाँ समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें सारी सेलुलर एक्टिविटी सीधे साइटोप्लाज्म में होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स यू मतलब ट्रू और कार्योन का मतलब न्यूक्लियस जैसे पेड़ पौधे जानवरों की कोशिकाएं। देखिए यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इसके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स जैसे पौधे और जानवरों के कोशिकाएं, उसमें क्या होता है, तो इनमें सारे एक्टिविटीज जो होते हैं सेल्स के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज सारे सेल्स के अंदर नहीं होते हैं जैसे बैक्टीरियाओं में होते हैं। देखिए उसके बाद साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर इन यूकैरियोटिक सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप, मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए नेटवर्क ऑफ द फाइन फाइबर इन यूकैरियोटिक सेल्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप, मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट विजिबल ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर समझिए, देखिए एक और टर्म साइटोस्केलेटन या यूकैरियोटिक सेल्स में फाइन फाइबर का एक नेटवर्क है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप, मूवमेंट और इंटरनल ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। या साइटोस्केलेटन जो होता है सिर्फ हमारा किससे दिखता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। इनके अलावा साइटोप्लाज्म में स्टोर सब्सटेंस होते हैं जिन्हें सेल्स इंक्लूजन्स कहते हैं। देखिए उसके बाद सेल्स इंक्लूजन्स के बारे में समझेंगे। सेल्स इंक्लूजन्स, देखिए सेल्स इंक्लूजन, देखिए यहाँ पर सेल इंक्लूजन स्टोर सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, स्टार्च, प्लांट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, सिलिका, क्रिस्टलेट्स। देखिए यहाँ पर समझिए सेल इंक्लूजन का मतलब समझिए। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि साइटोस्केलेटन या यूकैरियोटिक सेल्स में फाइन फाइबर का एक नेटवर्क है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप, मूवमेंट और इंटरनल सपोर्ट में मदद करती है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में स्टोर्स सब्सटेंस होते हैं जिन्हें सेल इंक्लूजन बोलते हैं। देखिए स्टोर सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेल्स इंक्लूजन कहते हैं। साइटोप्लाज्म में स्टोर, देखिए स्टोर सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म में जो स्टोर सब्सटेंस होते हैं उन्हें सेल्स इंक्लूजन बोलते हैं। जैसे स्टार्च पौधों में कैल्शियम ऑक्सिलेट, सिलिका क्रिस्टल्स ये सब होते हैं। देखिए सिलिका क्रिस्टल्स ये सब होते हैं। उसके बाद आता है ए सेलुलर एजेंट नॉट मेड ऑफ सेल्स। देखिए अ सेलुलर एजेंट नॉट मेड ऑफ सेल्स, वायरस, जेनेटिक मटेरियल्स प्लस प्रोटीन कोट, और वायरॉइड नो प्रोटीन कोट, पिरियन मिसफोल्डेड प्रोटीन नो जेनेटिक मटेरियल। देखिए इसमें समझिए कुछ फैक्ट कुछ एजेंट सेल्स से नहीं बने होते हैं, कुछ एजेंट जो होते हैं वो सेल्स से नहीं बने होते हैं, इन्हें असेलुलर एजेंट कहते हैं। जैसे वायरस जेनेटिक मटेरियल्स प्लस प्रोटीन कोट होते हैं। देखिए जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोट होते हैं। उसके बाद वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल्स, वायरॉइड जो होते हैं नो प्रोटीन कोट होता है उसमें। और देखिए पिरियंस जो होते हैं, पिरियंस मिसफोल्डेड प्रोटीन, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। देखिए अब इसका आगे का देखिए, अगला है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम बताएंगे। वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड ऑर्गेनल। देखिए वाई डू, यहाँ पर समझिए वाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड ऑर्गेनल्स। Organelles let a cells carry out many life processes simultaneously and independently, building materials, removing wastage, providing energy. A cell function like a teeny living factory, each part doing a specific job. देखिए यहाँ पर समझिए। अब चलिए एक एक करके सभी ऑर्गेनल को समझते हैं। अब एक एक करके सभी ऑर्गेनल को समझते हैं। ये सोचिए कि कोशिका एक छोटी सी फैक्ट्री है। कोशिका क्या है,
एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां हर ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है, जहां हर ऑर्गेनल का अलग अलग काम होता है। अब देखिए सबसे पहला न्यूक्लियस, हाउसिंग ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, हाउसेस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रान विच पोर अलाउंग मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखिए डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रान विथ पोर्स अलाउड मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर मेम्ब्रान का, न्यूक्लियर मेम्ब्रान का बना होता है, जिसमें पोर होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमारे मटेरियल को अंदर बाहर जाने में अलाउ करते हैं, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर समझा जाए, देखिए न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रान होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रान होते हैं जिसमें पोर होते हैं, जिसमें पोर होते हैं, पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल ट्रांसफर हो सके। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल ट्रांसफर हो सके। इसके अंदर डेंस राउंड बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जहां राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। देखिए जहां राइबोसोमल सब यूनिट बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस डेंस राउंड बॉडी वेयर राइबोसोमल सब यूनिट आर सिंथेसाइज्ड असेंबल्ड इनटू देखिए यहाँ पर होता है क्या, डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रान विथ पोर अलाउंग मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर डबल लेयर मेम्ब्रान होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रान होता है जिसमें पोर होते हैं जो अलाउ करते हैं साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को के बीच में, मतलब मटेरियल को आने जाने में अलाउ करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस डेंस राउंड बॉडी व्हेन राइबोसोमल सब यूनिट आर सिंथेसाइज्ड असेंबल इनटू राइसोसोम इनटू साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म क्या, यहाँ डेंस राउंड, देखिए यहाँ पर अब होगा कि न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रान होते हैं जिन्हें पोर होते हैं, ताकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच मटेरियल ट्रांसफर हो सके। इसके अंदर एक डेंस राउंड बॉडी होती है जिन्हें न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ पर राइसोसोम सब यूनिट बनते हैं। अब देखिए जब सेल्स डिवाइड होते हैं, देखिए उसके बाद क्रोमोसोम हमारा क्या है इसके बारे में समझेंगे। क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीन। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। देखिए क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल ओनली व्हेन सेल डिवीजन कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एज डीएनए देखिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीन। अब यहाँ पर देखिए जब सेल डिवाइड होते हैं तब रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं तो रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। यह डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बीच का इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं इधर से उधर। देखिए हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड प्लस स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए जो बना हुआ होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है, जो क्या करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुणों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर करते हैं। देखिए जीन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए जीन जो होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जो कैरी करता है क्या चीज़, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जेनेटिक, मतलब कि पिताजी कैसे सोचते थे, पिताजी क्या मतलब कि कोई अगर जेनेटिक प्रॉब्लम था तो वो बेटा में भी जाता था, बेटा में है तो उसके बेटा में जाता है। ये पैतृक एक से दूसरे में मतलब ट्रांसफ़र होता है वो इन्फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ पर
डीएनए के फंक्शन सेगमेंट को जीन कहते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है तब यही डीएनए उलझे हुए धागे जैसे दिखता है। देखिए, जब सेल डिवाइड नहीं होता है तो यही डीएनए क्या होता है, उलझे हुए धागे जैसे दिखता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के से मिलकर बने होते हैं और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। डीएनए के फंक्शन सेगमेंट को जीन कहते हैं। डीएनए को फंक्शन सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। या सेल डिवीजन नहीं हो रही होती है तब यह डीएनए उलझे हुए धागे जैसे दिखाई देती है, जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। डीएनए इज नॉट डिवाइडिंग सेल। क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन इन नॉन डीएनए, देखिए क्रोमैटिन डीएनए इन नॉन डिवाइडिंग सेल सीन एज इंटैंगल्ड थ्रेड लाइक मास ऑर्गेनीस इनटू द क्रोमोसोम व्हेन सेल इज about to divide। देखिए, हमारे मैच्योर ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल, देखिए दिलचस्प तथ्य, हमारे मैच्योर ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसे उन्हें हेमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह बनती है, ज़्यादा O2 ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन इसी वजह से वे खुद को रिपेयर या डिवाइड नहीं कर सकती है और उनकी लाइफ स्पेन सिर्फ लगभग 120 दिनों की होती है। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में होती है, एक रीजन में जिन्हें न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रान नहीं होती है। देखिए, जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रान नहीं होती है। देखिए मैच्योर, यहाँ पर देखिए मैच्योर ह्यूमन आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस। मैच्योर ह्यूमन में आरबीसी का जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। गिव मोर स्पेस फॉर हेमोग्लोबिन, तो ज़्यादा स्पेस देता है किसको, हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मोर O2 ट्रांसपोर्ट होता है। कैन नॉट रिपेयर डिवाइड देम सेल्फ, लाइफ स्पेन 120 दिन। तो लाइफ स्पेन है आरबीसी का कितना होता है, तो 120 डेज, मतलब 3 चौका 12, 4 महीने का होता है लाइफ स्पेन मैच्योर ह्यूमन में। आरबीसी बनता रहता है, हर 4 महीने में न्यू आरबीसी बन जाता है। देखिए इन प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड, नो मेम्ब्रान अराउंड इट। देखिए यहाँ पर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में, वही प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में होता है। वही प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के रूप में होता है, एक रीजन में जिसे न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रान नहीं होता है। अब देखिए राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। टिनी स्ट्रक्चर फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू ER साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। टिनी स्ट्रक्चर फ्री इन साइटोप्लाज्म, टिनी स्ट्रक्चर फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू ER साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए यहाँ पर राइबोसोम जो होता है बहुत छोटी संरचना होती है। राइबोसोम बहुत छोटी संरचना होती है जो साइटोप्लाज्म में फ्री होती है या ER से अटैच्ड होती है। इनका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी प्रोटीन को बनाना। देखिए राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री RER raw ER has ribosome attached, look rough, protein synthesis and secretion, pancreatic cells, SER smooth ER, no ribosome, look smooth, synthesize and store of fat and hormones. ER is continuous with the outer nuclear membrane and spread like a network in a cytoplasm। अब देखिए यहाँ पर समझिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। RER रफ ER हैज राइबोसोम अटैच्ड। देखिए रफ दिखता है, राइबोसोम अटैच्ड होता है या रफ दिखता है, और प्रोटीन सिंथेसाइज और सेक्रेशन जैसे पेनिक्रेटिक सेल्स बनाने में मदद करता है। देखिए RER जो होता है इंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम SER मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, यहाँ पर क्या बनता है, हैज राइबोसोम, यह राइबोसोम को रखता है, रफ दिखता है और प्रोटीन सिंथेसाइज और सेक्रेशन में मदद करता है, पेनक्रियाटिक सेल्स को बनाता है। देखिए पेनक्रियाटिक सेल से ही आपको पेनक्रियाज से क्या मिलता है, तो पेनक्रियाज से आपको इंसुलिन मिलता है जो ब्लड में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। देखिए SER स्मूथ, नो राइबोसोम लुक स्मूथ। देखिए SER में राइबोसोम नहीं होते हैं, यह स्मूथ दिखता है और फैट हार्मोन्स और सिंथेसाइज और स्टोर होते हैं। यहीं पर फैट बनता है और क्या होता है, स्टोर होता है और हार्मोन्स बनता है। ER न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रान से कंटिन्यूस होता है। देखिए ER की आउटर मेम्ब्रान से कंटिन्यूस होता है, साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैला रहता है। ER जो है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रान में होता है। ER जो होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रान में से कंटिन्यूस होता है और साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की तरह फैली रहती है। अब गोल्गी एपरेटस, पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर। देखिए पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर अटैच गोल्गी apparatus, packing and shipping center, a stack of flattened sac-like structure functional like linked to ER cell membrane and other organelle. देखिए a stack of flattened sac-like structure functionally linked to ER cell membrane and other organelle. देखिए गोल्गी apparatus फ्लैटेड सेक जैसी स्ट्रक्चर के स्टैक से बनी होती है और यह ER सेल मेम्ब्रान व दूसरे ऑर्गेनल से जुड़ी होती है। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। देखिए एक लाइक अ सेल पोस्ट ऑफिस मॉडिफाई शॉर्ट्स एंड पैकेज एंड प्रोटीन लिपिड इनटू दी वेसिकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्रेशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। देखिए गोल्गी एपरेटस फ्लैटेड सेक जैसी स्ट्रक्चर के स्टैक से बनी होती है और यह ER सेल मेम्ब्रान व दूसरे ऑर्गेनल से जुड़ी होती है। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई और सॉर्ट और पैकेज करके वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट, सेक्रेशन या लाइसोसोम बनाने के लिए भेजती है। इसे देखिए लाइसोसोम बनाने में भेजती है। डिस्कवर्ड इन 1989 इन इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो Golgi, discovered in 1898 by Italian scientist Camillo Golgi in nerve cells of a brown owl। देखिए यह जो है इसे 1898 में इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी ने ब्राउन आउल की नर्व सेल से खोजा था। ब्राउन आउल की नर्व सेल से खोजा था। अब देखिए लाइसोसोम किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम देखिए लाइसोसोम द क्लीन अप सिस्टम। देखिए क्लीन अप सिस्टम सिंगल मेम्ब्रान। देखिए लाइसोसोम द क्लीन अप सिस्टम सिंगल मेम्ब्रान बाउंड सेक filled with enzyme that break down unwanted protein, carbohydrate, fat and damaged part, keeping the cell clean। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, ये सुसाइड बैग की तरह काम करता है जो सेल्स को क्या करता है, सेल्स को क्लीन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसको लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रान बाउंड सेक होती है। देखिए लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रान बाउंड सेक होती है जो इंजाइम से भरी होती है। यह अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और डैमेज पार्ट को तोड़ती है यानी कोशिका को साफ रखती है। इसे बनने वाले ब्रेक डाउन प्रोडक्ट या साइटोप्लाज्म में रीयूज के लिए रिलीज हो जाते हैं। रीयूज के लिए ब्रेक डाउन प्रोडक्ट रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। यह क्या करता है, कोशिका को साफ करता है। ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। देखिए अब क्या होता है, इसके बाद लाइसोसोम में यह सबसे लाइसोसोम देखिए यह रीयूज हो जाता है। ह्यूमन सेल्स स्पर्म में लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं। ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है, लाइसोसोम एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के दौरान एग की बाहरी लेयर को तोड़ने में मदद करते हैं। देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है, मेल फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के वक्त एग फीमेल का जो एग होता है उसके बाहरी दीवार को तोड़ने में लाइसोसोम ही काम करता है जो स्पर्म में मौजूद होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर दी पावर हाउस ऑफ द सेल।
द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। सप्लाई एनर्जी फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लूकोज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रान से घिरा होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह सबसे फेमस लाइन है कि एग्जाम में जरूरी पूछी जाती है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे फेमस लाइन यह है कि यह एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, या सेल का मतलब कि पावर हाउस है, पावर वाला घर है। यह सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी सप्लाई करता है। यह सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी सप्लाई करता है। ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज होती है। यह ग्लूकोज को तोड़ता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी को एटीपी एनर्जी हम लोग बोलते हैं। देखिए सराउंडेड बाय टू लेयर मेम्ब्रान, स्मूथ पोरस आउटर मेम्ब्रान, फोल्डेड इनर मेम्ब्रान फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल री-स्टेज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रान से घिरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दो मेम्ब्रान से घिरी होती है। बाहरी मेम्ब्रान स्मूथ और पोरस होते हैं, मतलब बाहरी मेम्ब्रान जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं और पोरस होते हैं, उसमें पोर होता है। फोल्डेड इनर मेम्ब्रान फॉर्म्स। देखिए जबकि अंदर वाली मेम्ब्रान मुड़ी हुई होती है, जिससे उंगली जैसी प्रोजेक्शन बनती है, जिन्हें क्राइस्टे कहते हैं। यह रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। यहाँ बनने वाली एनर्जी, देखिए एनर्जी रिलीज इज स्टोर एज एटीपी। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल has its own DNA as ribosome suggest an involuntary link with bacteria। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यह रिएक्शन के सरफेस को एरिया को बढ़ाती है। यहाँ बनने वाली एनर्जी एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होती है, जिसे कोशिका की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। कोशिका का एनर्जी का करेंसी भी कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिसे लगता है कि इसका बैक्टीरिया से इनवॉलेंट्री लिंक हो रहा है। देखिए अब प्लास्टिड फूड सिंथेसिस सेंटर प्लांट सेल्स। अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या है? तो देखिए प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिड फूड सिंथेसिस सेंटर प्लांट सेल्स। प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड जो होता है टाइप क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट का होता है। देखिए क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब सनलाइट टू मेक फूड, स्टोर शुगर एंड एम। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है पिगमेंट के रूप में, जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और खाना बनाने में मदद करता है। और क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्रोमोप्लास्ट, ये येलो, देखिए एक होता है प्लास्टिड, तीन तरह का प्लास्टिड होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, जो एब्जॉर्ब सनलाइट को करता है और खाना बनाने में मदद करता है और शुगर को स्टोर करता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ये येलो, ऑरेंज और रेड पिगमेंट का होता है। गिव्स कलर टू द फ्लावर, जो फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रदान करता है। अट्रैक्ट पोलिनेटर एंड सीड डिस्पर्सल। अब देखिए ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, ये जो होता है वो कीड़े मकोड़े जो पोलिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, उन कीटों को ये अट्रैक्ट करता है। उन कीटों को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ताकि पोलिनेशन हो सके। अब देखिए तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस होता है, नो पिगमेंट, इसमें कोई कलर नहीं होता है। स्टोर फूड, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, जैसे पोटैटो में होता है। देखिए यह फूड स्टोर करता है, जैसे ऑयल, प्रोटीन, ये सब स्टोर। क्लोरोप्लास्ट, देखिए क्लोरोप्लास्ट, देखिए यहाँ पर समझिए क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का बना होता है। यह फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी से भोजन बनाता है और
क्रोमोप्लास्ट ये पीला नारंगी लाल रंग का होता है जो फूलों और फलों को रंग देता है, पोलिनेशन को आकर्षित करता है, पोलिनेटर को आकर्षित करता है, जो पोलिनेशन के लिए जो कीट मकोड़े होते हैं उनको आकर्षित करता है। अब देखिए आकर्षित करता है। लियोप्लास्ट रंगीन होते हैं या भोजन स्टोर करना स्टार्च ऑयल प्रोटीन जैसे आलू में होता है। क्लोरोप्लास्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रान बाउंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया contain semi-fluid stroma with disc-shaped chlorophyll containing membrane. Plastid also have their own DNA and ribosome like mitochondria. देखिए उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल लेयर मेम्ब्रान बाउंडेड होती है। देखिए क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल बाउंडेड मेम्ब्रान होती है, जिसके अंदर स्ट्रोमा नाम का सेमी फ्लूइड पदार्थ होता है, जिसे डिस्क शेप क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग मेम्ब्रान होती है। देखिए प्लास्टिड्स का भी अपना डीएनए और राइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। अब देखिए वेहिकल्स भंडारण का सहारा, वेहिकल्स स्टोरेज एंड सपोर्ट, स्टोरेज एंड प्लांट। देखिए यहाँ पर प्लांट मैच्योर प्लांट सेल्स यूजुअली हैज वन लार्ज सेंट्रल वोकल बाउंडेड बाय अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान फिल्ड विद द सेल सैप वाटर मिनरल शुगर्स। देखिए यहाँ पर मैच्योर प्लांट सेल में आमतौर पर एक बड़ी सेंट्रल वोकल होती है जो एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रान से घिरी होती है और सेल सैप पानी, मिनरल, शुगर और वेस्ट से भरी होती है। पानी स्टोर करने से प्लांट सेल के अंदर प्रेशर बना रहता है। देखिए स्टोरिंग वाटर, मेंटेनिंग इंटरनल प्रेशर, कीपिंग द सेल फिर्म, इनसफिशिएंट वाटर वोकल्स, लॉस वाटर सेल्स लेस फिर्म, प्लांट विल्स एनिमल सेल्स में हैव ए स्मॉल टेम्पोररी वोकल्स नॉट एज अ लार्ज एज प्लांट। देखिए यह पानी स्टोर करने से प्लांट सेल के अंदर प्रेशर बना रहता है, जिससे पौधे फिर्म सीधा और तना हुआ रहता है। पानी की कमी होने पर वोकल्स सिकुड़ जाता है और पौधा मुरझा जाता है। एनिमल सेल में भी छोटी टेम्पोररी वोकल्स होती है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी पौधे में होती है। देखिए उसके बाद हमारा है सेल। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रोथ एंड डिवाइड। नॉर्मल सेल्स कैसे ग्रोथ करते हैं एंड डिवाइड होते हैं। देखिए नॉर्मल सेल्स कैसे ग्रोथ करते हैं एंड डिवाइड होते हैं, इनके बारे में हम देखिए पढ़ेंगे। देखिए नॉर्मल सेल्स, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। कट्स हील हेयर रीग्रो बिकॉज सेल्स ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस ओल्ड डेड डैमेज सेल्स। देखिए यहाँ पर कभी सोचा है कि चोट लगने पर घाव क्यों भर जाता है, चोट लगने पर घाव क्यों भर जाता है, या बाल दोबारा क्यों उगाते हैं, क्यों सेल ग्रो और डिवाइड होकर पुरानी मृत और क्षतिग्रस्त सेल की जगह होती है। देखिए एक सेल एक निश्चित साइज तक ही ग्रो करती है, उसके बाद आगे की ग्रोथ सेल डिवीजन नई सेल बनने से होती है। देखिए सेल फर्दर ग्रोथ हैपेंस थ्रू द सेल डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। एक्टिविटी 2.5 में देखिए यूज ओनियन रूट टिप स्ट्रेन विथ एसिटो कारमाइन टू ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन अंडर अ माइक्रोस्कोप। देखिए एक्टिविटी 2.5 में ओनियन की रूट टिप को एसिटो कारमाइन से स्ट्रेन करके माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेज देखी जाती है। एक दिलचस्प फैक्ट, इंसानों में रोजाना करीब सैकड़ों अरब सेल्स यानी कुल बॉडी सेल्स का 1% रिप्लेस होता है। देखिए अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 100 ऑफ बिलियन सेल्स अबाउट 1% ऑफ टोटल बॉडी सेल्स आर रिप्लेस डेली इन ह्यूमन के अंदर जितना भी सेल्स है लगभग उसका 1% सेल्स रोज रिप्लेस होता है, उसकी जगह पर नया सेल्स आते हैं। देखिए ये पूरे सेल्स का 1% होता है, बिलियन ऑफ सेल्स इसको बोल सकते हैं, बिलियन ऑफ सेल्स। अब देखिए प्रोकैरियोटिक, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिवीजन। यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड ऑर्डरली मैनर वाया द सेल साइकिल। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल डिवाइड होती है।
सेल डिवाइड होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स एक कंट्रोल्ड ऑर्डर तरीके से डिवाइड होती है, जिसे सेल साइकिल भी हम कहते हैं। देखिए यहीं पर क्या करते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और आगे के वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर का आप हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।